जी नमस्कार दोस्तों। आज हमारा नया टॉपिक स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है श्वसन तंत्र। इंग्लिश में हम इसको कहते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आज इसके बारे में समझ लेते हैं। श्वसन है क्या? श्वसन एक ऑक्सीकरण की क्रिया है या कहें अपचयन की क्रिया है। इसको हम इंग्लिश में कैटाबॉलिक कहते हैं। श्वसन की ऑक्सीकरण की क्रिया। अपचयन होता क्या है? तो किसी पदार्थ को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ना अपचयन कहलाता है। उसी का उल्टा उपचयन होता है जोड़ना। तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हम भोजन के अणुओं को या ग्लूकोज को छोटे छोटे अणुओं में तोड़ते हैं जिसमें ऊर्जा निर्माण होती है। इस प्रक्रिया को हम श्वसन कहते हैं। हम जो सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन लेते हैं। ऑक्सीजन लेने के बाद उससे हम भोजन का पाचन करते हैं और भोजन में उपस्थित ग्लूकोज को तोड़ते हैं हर एक कोशिका में पहुंचाकर, जिससे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है। और सभी जीवों को कार्य करने के लिए जो ऊर्जा प्राप्त होती है वो श्वसन की प्रक्रिया से ही होती है, जिसके लिए श्वसन एक बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। ठीक है। दैनिक जीवन में श्वसन का जो नियंत्रण है, हम जो श्वसन करते हैं मानव शरीर में, उस श्वसन का नियंत्रण मस्तिष्क के मेड्यूला ओब्लांगेटा भाग द्वारा नियंत्रित किया जाता है। तो मस्तिष्क का मेड्यूला ओब्लांगेटा अपनी श्वसन की क्रिया को नियंत्रित करता है। इसके बाद श्वसन दर। तो श्वसन दर क्या होती है? हम जैसे सांस लेते रहते हैं तो 1 मिनट में हम जितनी बार श्वसन करते हैं, एक बार सांस लेना और एक बार छोड़ना, इस दोनों प्रक्रिया को एक बार श्वसन कहते हैं। अब एक बार का श्वसन हो गया, लेकिन 1 मिनट में हम जितनी बार भी सांस लेते और छोड़ते हैं उसको हम श्वसन दर कहते हैं। और श्वसन दर क्या होती है? हम 1 मिनट में कितनी बार भी सांस लें, और 1 मिनट में लगभग कितनी बार ले लेते हैं? लगभग 12 से 15-16 बार। तो ये होगी हमारी श्वसन दर। अब इसके बाद कुछ जीवों की और अंग पढ़ लेते हैं। तो श्वसन अंग कौन से होते हैं, इसके बाद हम श्वसन अंग स्टार्ट करेंगे। इसके बाद हम बात करेंगे कौन कौन से जीवों में श्वसन अंग कौन कौन से होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एक कोशिकीय जीवों में। अब एक कोशिकीय जीव कैसे? जैसे हमारी प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले हो गए, या फिर कहें कि पोरिफेरा सिलेंट्रेटा वर्ग के हो गए। तो इनमें क्या है कि कोशिका एक ही होती है, लेकिन चाहे भले एक कोशिका हो चाहे ज्यादा कोशिका, ऊर्जा की आवश्यकता सबको होती है। सबको ऊर्जा चाहिए क्योंकि सबको चलना करना होता है। अब ऊर्जा की आवश्यकता होती है तो श्वसन भी करना पड़ेगा, और श्वसन करना पड़ेगा तो श्वसन होंगे भी, श्वसन अंग भी तो होना चाहिए। लेकिन एक कोशिकीय जीव है तो उनमें श्वसन अंग नहीं होते, तो उनमें कैसे होगा श्वसन? लेकिन उनकी कोशिका के अंदर भी तो ऑक्सीजन जाएगी ना। तो उनकी जो कोशिका के आसपास जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा झिल्ली होती है ना, उसी प्लाज्मा झिल्ली से ऑक्सीजन को ले लेते हैं, जो कि विसरण की प्रक्रिया द्वारा होता है। तो एक कोशिकीय जीवों में विसरण की प्रक्रिया द्वारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। उसके बाद उभयचर जैसे सभी जीवों के बारे में त्वचा, कोलम्बिया, फेफड़े से कर लेते हैं। उसमें कौन कौन से आते हैं? जलीय जीव होते हैं। जलीय जीव जैसे मछलियां होती हैं, वो क्या करती हैं? तो उनके मुंह के पीछे गलफड़े लगे होते हैं जिन्हें हम गिल्स कहते हैं। तो गलफड़ों से ही वो श्वसन करती है। मुंह से पानी भरा, उसमें से ऑक्सीजन अलग करी और उन गिल्स या गलफड़ों से पानी निकाल दिया, तो वो पानी में घुली हुई ऑक्सीजन इस तरह से ले लेते हैं। तो वो जलीय जीव जो होते हैं वो ऊपर से श्वसन करते हैं गलफड़े या गिल्स से। इसके बाद जैसे मानव है तो मानव के पास फेफड़ों से हवा छानते हैं, वह ऑक्सीजन को छान लेते हैं। मेंढक है तो मेंढक त्वचा से भी सांस लेता है। त्वचा से कब सांस लेता है? जैसे ये मेंढक की अवस्था कहीं भी रह लेता है, पानी में और जमीन में, अंदर मिट्टी में। तो जब ये मिट्टी में रहता है ना तो त्वचा से सांस लेता है, और जब ये पानी में रहता है तो कुलों से। टेडपोल भी एक मेंढक की आयु का नाम है। जैसे मछलियों के समान होती है। जैसे कि टेडपोल अगर भ्रूणावस्था में छोटा है, परिपक्व नहीं हो पाया है, तो उसको कहते हैं टेडपोल। अब ये जो टेडपोल है ना, ये मछलियों के जैसे रहता है। जैसे मछलियां रहती ना, जैसे हमने शुक्राणु की संरचना देखी, तो शुक्राणु की संरचना कैसी होती? आगे से गोल और पीछे से पतला होता जाता है, पीछे पूंछ होती है। बिल्कुल ऐसे ही होता है टेडपोल। और टेडपोल होता है ये मेंढक की भ्रूणावस्था को कहते हैं टेडपोल। ये पानी में रहता है जब तक ये टेडपोल यानी भ्रूणावस्था में। अब पानी में है तो पानी के जैसे जलीय जीवों के जैसे श्वसन करता है। तो किससे करता है? गिल्स से। मछलियों के जैसे, तो मछलियां जैसे पानी में रहती हैं वो गिल्स से करती हैं, ऐसे ये पानी में रहता है तो ये भी गिल्स से श्वसन करता है। तो ये क्या हो गया? तो ये हो गए कुछ जीवों के श्वसन अंग। अब इसके बारे में हम मानव का श्वसन अंग पढ़ेंगे, जो कि फेफड़े से तो करते ही हैं, लेकिन उनके साथ साथ सभी अंगों को मिला दिया जाए जो श्वसन में कार्य करते हैं, पूरे अंग, उन पूरे अंग को कहते हैं श्वसन तंत्र। अब श्वसन तंत्र में कौन कौन से अंग आते हैं, अब सबको एक एक करके चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद हम पढ़ लेते हैं मानव के श्वसन तंत्र के अंग। मानव के श्वसन तंत्र में अंग बहुत से होते हैं, सभी अंगों को मिला के श्वसन तंत्र कहते हैं, जो कि श्वसन के काम में आते हैं। मानव के श्वसन तंत्र में सभी अंगों को 2 भागों में बांटते हैं, एक तो मुख्य श्वसन अंग और एक सहायक श्वसन अंग।
मुख्य श्वसन अंग भी दो भागों में होते हैं, ऊपरी भाग के और निचले भाग के। ट्रैकिया जो होता है वहां से जो ऊपर के होते हैं उन्हें ऊपरी श्वसन अंग कहते हैं, उससे नीचे जो होते हैं उन्हें निचला श्वसन अंग कहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रसनी, नहीं नसिका। सबसे पहले बात करते हैं नसिका। तो हमारी जो नाक है उसको नसिका कहते हैं, यहाँ तक स्टार्टिंग से लेकर यहाँ तक, जो हमारी वायु को अंदर खींचने का एक मार्ग है, केवल क्या है मार्ग। और क्या है, जैसे कि मान लो इसमें क्या क्या होता है, इसमें बहुत से बाल पाए जाते हैं। अब ये जो बाल पाए जाते हैं वो धूल के कणों को रोकते हैं, सांस लेते हैं तो बहुत सी धूल जाती है, उनके कणों को रोकते हैं। इसी के अंदर हम पढ़ेंगे वेस्टिबुल। अब ये वेस्टिबुल क्या होता है, देखो थोड़ा और नाक के अंदर जाएंगे तो वेस्टिबुल ये भाग होता है अंदर का। इसमें क्या होता है कि थोड़ा थोड़ा चिपचिपा पदार्थ होता है जिसको हम श्लेष्मा कहते हैं। श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है इस भाग में। अब श्लेष्मा झिल्ली पाई जाती है तो श्लेष्मा निर्माण करती है। श्लेष्मा जिसको हम म्यूकस कहते हैं, जो चिपचिपा पदार्थ होता है जो नाक के अंदर जम जाता है, बार बार निकलता है ना, जो सूख के निकलता है वही नाक के अंदर जम जाता है, वो वेस्टिबुल की श्लेष्मा झिल्लियों से निकलता है। अब ये श्लेष्मा झिल्ली जो श्लेष्मा निकालती है जिसको हम चिपचिपा म्यूकस कहते हैं, ये म्यूकस भी जो बालों के द्वारा भी नहीं रुके, उन आगे चल के धूल के कणों को फिर ये चिपका लेता है अपने आप। अपने जो म्यूकस निकलता है ना उसी म्यूकस में ये चिपका लेता है। तो धूल के कण जितने हो सकते हैं उतने धूल के कण रुक जाते हैं, कुछ बालों से रुक जाते हैं, कुछ श्लेष्मा में या म्यूकस से चिपक जाते हैं। इसके बाद इसी में पढ़ते हैं हम घ्राण क्षेत्र। थोड़ा सा यहीं पे अंदर जाके यहाँ पे घ्राण क्षेत्र पढ़ते हैं। घ्राण क्षेत्र क्या होता है, जैसे घ्राण क्षेत्र ये क्या होता है, ये एक भाग होता है जो वेस्टिबुल में ही होता है। इसमें क्या होता है कि ये भाग मस्तिष्क से जुड़ा रहता है, और जो भी हम स्मेल लेते हैं, स्मेल सूंघते हैं, उसकी सूचना मस्तिष्क को दे देता है। तो ये क्या है, एकदम एक काम का क्या है, ये मस्तिष्क से जुड़ा रहता है और स्मेल या सूंघने के काम में आता है। घ्राण क्षेत्र जो है वो कुत्तों में या जो जानवर जिन्हें स्मेल ज्यादा आती है उनमें बड़ा होता है। जैसे कुत्तों में बड़ा होता है, क्योंकि उन्हें स्मेल ज्यादा आ जाती है। कुछ जानवरों में बड़ा हो जाता है जिन्हें स्मेल ज्यादा आती है तो उनमें बड़ा होता है। ठीक है, तो ये हो गया घ्राण क्षेत्र। इसके बाद अगर बात करते हैं ग्रसनी। अब उससे और अंदर चले ग्रसनी। तो ग्रसनी कहाँ हो गई, अब जैसे हम मुंह से भी सांस लेते हैं और नाक से भी सांस लेते हैं, तो मुंह से जो सांस जाती है वो भी ग्रसनी में पहुंच जाती है, और नाक से जो सांस जाती है वो भी ग्रसनी में पहुंच जाती है। इसका मतलब अब जैसे यहाँ से मुंह से सांस ली, ये मुंह हो गया, और ये नसिका है, यहाँ से सांस ली, तो ये भाग में क्या है कि दोनों तरफ से सांस चली जाती है। मुंह से भी सांस चली जाती है और नाक से भी चली जाती है, और मुंह से जो खाना खाते हैं वो भी चला जाता है। तो ग्रसनी जो है वो श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों का ही एक हिस्सा है। इसमें होता क्या है कि दोनों भाग आपस में मिले होते हैं। अब देखना, ठीक है, इसमें क्या होता है, दोनों भाग मिले होते हैं। ग्रसनी मुख्यतः यही काम करता है। मान लो कि कभी कभार हमें जुकाम हो जाता है, हमारी नाक बंद हो जाती है, नाक जो बिल्कुल बंद हो जाती है, नाक से सांस ले नहीं पाते, चीखें होती हैं, जुकाम हो जाता है, तो उस समय क्या करते हैं, हम मुंह से सांस लेते हैं, क्योंकि मुंह भी तो एक मार्ग है ना सांस लेने का। तो मुंह से सांस लेते हैं तो उस समय भी हमें सांस को कहाँ पहुंचाना है, फेफड़ों में ही पहुंचाना है, और नाक से सांस लेते हैं तो भी फेफड़ों में पहुंचाना आता है। तो इसका मतलब जब दो द्वार है सांस लेने के और पहुंचने की जगह एक है, इसका मतलब उन दो द्वारों को आगे जाकर एक होना पड़ेगा, उसी भाग को कहते हैं हम ग्रसनी। तो ग्रसनी में क्या होता है, तो बेसिकली इसको हम इंग्लिश में कहते हैं लैरिंक्स, फेरिंक्स कहते हैं इसको, फेरिंक्स। ग्रसनी इंग्लिश में कहते हैं फेरिंक्स। फेरिंक्स क्या होती है, दोनों श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों का एक हिस्सा होती है जो कि सांस। इसके बाद थोड़ा नीचे चलते हैं। अब नीचे चलते हैं तो फिर से दो मार्ग बन जाते हैं। तो एक को कहते हैं हम भोजन नाल और एक को कहते हैं श्वास नाल। श्वास नाल से पहले हम एक और चीज पढ़ते हैं, कंठ, जिसको हम कहते हैं लैरिंक्स। लैरिंक्स श्वास नाल जहां से स्टार्ट होती है उसी के द्वारे पर एक बल्ब पाया जाता है, या कहें कि एक द्वार का, जैसे कहीं पे अगर कमरा बना होता है तो उसका गेट भी तो होता है, या कहें कि एक द्वार का, जैसे कहीं पे अगर कमरा बना होता है तो उसका गेट भी तो होता है। एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस श्वास नाल के बिल्कुल ऊपर ही, श्वास नाल जहां से स्टार्ट होती है उसके ऊपर, श्वास नाल जहां से स्टार्ट होती है वहां पे ये एपिग्लोटिस एक गेट के जैसा काम करता है। कैसे काम करता है, जैसे मान लो कि हवा आई तो फेफड़ों की
ट्रेकिया, जिसको हम ट्रेकिया कहते हैं, श्वास नाल कहते हैं। ट्रेकिया को खोल दिया, ट्रेकिया को खोल दिया यानी ट्रेकिया को द्वार खोल दिया, अब हवा उसमें चली जाएगी यानी श्वास नाल में हवा चली जाएगी। हमने जब खाना खाया तो उसी द्वार को बंद कर लिया, तो अब ट्रेकिया में हवा या खाना नहीं जाएगा। अब जो भी भोजन आएगा वो कहाँ जाएगा? इस श्वास नाल में, वो भोजन नाल में, तो फूड पाइप में भोजन चला जाएगा। अब कभी कभार क्या होता है कि हम अब इस एपिग्लोटिस को नियंत्रित कौन करता है? वैसे ज्यादातर सभी चीजों को दिमाग नियंत्रित करता है। अब कभी कभार हम ध्यान नहीं देते, खाना खा रहे हैं, हमारा ध्यान कहीं और है, तो ध्यान कहीं और है, इस वजह से अब एपिग्लोटिस को कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि ध्यान कहीं और है तो एपिग्लोटिस को कंट्रोल नहीं कर पाता दिमाग। अब एपिग्लोटिस की खुद समझ में नहीं आती कि श्वास नाल को बंद करना है कि भोजन नाल को। तो अब भोजन नाल को बंद करना है कि श्वास नाल को, इस तरह से भोजन नाल को बंद कर देता है और खाना सीधा कहाँ जाता है? श्वास नाल में। तो फिर क्या होता है? श्वास नाल बंद हो जाती है। अब श्वास नाल में तो हवा जानी चाहिए, भोजन चला जाता है तो गड़बड़ बैठ जाती है, इसीलिए हमें एकदम ठंडा लगता है, एकदम नीचे से प्रेशर में हवा आती है। तो वो प्रेशर में, इतनी प्रेशर में हवा आती है कि जो भी श्वास नाल में भोजन गया है उसको एकदम धचाक से प्रेशर से बाहर निकाले। और कभी कभी इतने द्वारा प्रेशर से निकलती है कि उल्टी भी कर देते हैं। तो कभी कभी खांसी आ जाती है ना कि खाना खाते में ठंडा लग जाता है, तो कभी कभी तो इतना प्रेशर से आती है कि मुंह से तो निकलती नाक से भी खाना निकल जाता है। तो कभी कभी क्या है कि श्वास नाल, एपिग्लोटिस सही से श्वास नाल को बंद नहीं करता और भोजन श्वास नाल में चला जाता है। तो ये काम हो गया एपिग्लोटिस का। और कंठ कहाँ होता है? अब श्वास नाल में यहाँ पर एक चीज होती है कंठ, जिसको हम कहते हैं लैरिंक्स। ठीक है, अब लैरिंक्स का क्या काम है? जैसे हम बोल रहे हैं, आवाज आ रही है, आवाज के साथ साथ हवा भी निकलती है, लेकिन हम ना बोलें तो भी हवा निकाल सकते हैं। इसका मतलब हवा दोनों कंडीशन में निकलती है, लेकिन दोनों कंडीशन में हम आवाज नहीं निकाल सकते। तो अब आवाज निकालने का जो काम है, जिसको कहते हैं वॉइस बॉक्स बिल्कुल ट्रेकिया के ऊपर ही होता है, जिसको हम कंठ कहते हैं, लैरिंक्स कहते हैं। लैरिंक्स बेसिकली क्या करता है? ये आवाज को उत्पन्न करने का काम करता है। जैसे कि हम बोलते हैं, कभी कभी कंठ को दबाकर देखना तो आवाज दब जाती है, इसका मतलब कंठ का बोलने का काम कौन करता है? कंठ या लैरिंक्स। अब मानव में जैसे अगर पुरुषों की बात करें तो उनमें जब बढ़ती आयु के साथ साथ द्वितीय लैंगिक लक्षण बढ़ते हैं ना, तो उनकी लैरिंक्स पर एक संरचना बढ़ने लगती है, जिसको कहते हैं हम एडमस एप्पल। ये संरचना क्या करती है? ये संरचना कंठ के ऊपर जमा हो जाती है, तो कंठ क्या होता है? बड़ा होने लगता है, क्योंकि लैरिंक्स कंठ क्या होता है? तो मनुष्य के नर में द्वितीय लैंगिक लक्षण जब विकास होता है, जैसी हमारी उम्र बढ़ती है, युवावस्था में आ जाते हैं, तो कंठ के ऊपर एक संरचना पाई जाती है एडमस एप्पल। अब इस एडमस एप्पल की वजह से कंठ का आकार बड़ा हो जाता है, इसीलिए पुरुषों की आवाज भारी हो जाती है या कम तारतम्य की रहती है। लेकिन अगर बात करें महिलाओं में, तो महिलाओं में एडमस एप्पल जैसी कोई चीज नहीं होती, इसीलिए उनका कंठ छोटा होता है, और कंठ छोटा होता है इसलिए उनकी आवाज तारतम्य की रहती है, पतली रहती है, मधुर लगती है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कंठ, एपिग्लोटिस हो गया, लैरिंक्स हो गया। लैरिंक्स भी हो गई, लैरिंक्स यानी ग्रसनी, एपिग्लोटिस यानी द्वार गेट, उसके बाद कंठ यानी स्वरयंत्र, जिसको हम लैरिंक्स कहते हैं। उसके बाद आते हैं हम ट्रेकिया। ट्रेकिया क्या होता है? देखो, यहाँ से ये जो पाइप है, जिसमें सांप के पैर जैसी ये पट्टियां दिख रही हैं, उसी पाइप को हम कहते हैं, जहाँ गले से, जहाँ कंठ के नीचे, यहाँ से स्टार्ट होता है और फेफड़ों तक एक पाइप होता है, जिसको हम ट्रेकिया कहते हैं या श्वास नाल, जिसको हम कहते हैं ट्रेकिया। अब देखो ट्रेकिया क्या है? एक 12.5 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका होती है, 12.5 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका होती है। इस नलिका का काम क्या है? ऊपर से जो हवा आई है उस हवा को फेफड़ों तक पहुंचाना इसका काम होता है। ठीक है, अब 12.5 सेंटीमीटर लंबी एक नलिका है, जो कंठ से स्टार्ट होकर फेफड़ों तक खत्म होती है। अब देखो, ये जो नलिका में आपको ये कटें दिख रही हैं, ये जो लाइन धारे दिख रही हैं, ये कुछ गोल गोल पाई जाती हैं। अब ये गोल गोल इनका काम क्या है?
तो इसके लिए अगर एक एग्जाम्पल समझें तो जैसे हमने कई बार खेती किसानी के काम में देखा है कि कहीं पे अगर खेतों में ज़्यादा दूर पानी ले जाना होता है तो हम पाइप बिछा देते हैं और मोटर रख देते हैं। जहाँ पे पानी ज़्यादा होता है वहाँ पे मोटर रख दी है, जैसे कुआं पे पानी है तो कुआं पे मोटर रख दी, और अगर ज़्यादा दूर खेत में पानी ले जाना है तो पाइप बिछा दिया। अब उसमें भी दो तरह के पाइप होते हैं, जैसे कि एक जो खेत में बिछाया जाता है उसको हम फोल्ड भी कर सकते हैं, और दूसरा ऐसा होता है जिसको बिछाते नहीं हैं, जो कि मोटर के मुंह पर लगता है नीचे की तरफ और ऊपर की तरफ। अब ये जो पाइप होता है जो गोल रहता है बिल्कुल, और ये ऐसा रहता है कुछ इस तरह की, इसमें चूड़ियां बनी रहती हैं जो कि मोटर के ऊपर बिल्कुल ऊपर और नीचे लगता है। इस पाइप में देखना जो लंबा बिछा रहता है पाइप दूर तक, वो पाइप क्या होता है, नरम होता है। अब जैसे ही पानी मोटर चालू करते हैं तो क्या होता है, पूरे पाइप में पानी भर जाता है, पूरा पाइप फूला रहता है। लेकिन वो पाइप पिचक जाता है, चिपक जाता है जो लंबा बिछा रहता है। क्यों? क्योंकि वो नरम है, उसको पिचकने से रोकने के लिए कोई चीज नहीं है। लेकिन वो पाइप जो मोटर के मुंह पर या दोनों तरफ लगा होता है, वो पाइप बिल्कुल भी नहीं चिपकता। क्यों? क्योंकि उसकी मजबूती के लिए और उसको चिपकने से रोकने के लिए उसमें ऐसी चूड़ीदार संरचनाएं पाई जाती हैं जो कि मजबूत प्लास्टिक होती है और उसको मजबूती प्रदान करती है। तो ये जो सी शेप में बनी है, सी शेप की जो बनी है उसको हम ऐसी पट्टियां कहते हैं जो कि कार्टिलेज की होती है। ये क्या होती है, कार्टिलेज की सी शेप की पत्तियां होती हैं। ये इसको मजबूती प्रदान करती हैं और आपस में चिपकने से रोकती हैं। अगर मान लो कि ये चिपक जाए, ये पट्टियां नहीं होती तो क्या होगा, ट्रैकिया चिपक जाता। अगर सांस लेना तो थोड़ी देर के लिए तो रोक लेते हैं ना। अब मान लो कि सांस लेना थोड़ी देर के लिए रोक लिया, अब बीच में हवा का आना जाना बंद। अब पता चले कि थोड़ा ऐसा दबा दिया तो पाइप चिपक गया। अब पाइप चिपक जाए तो फिर तो दोबारा हवा ले ही नहीं सकते, वायु सांस नहीं ले सकते। इसीलिए पाइप को चिपकने से या ट्रैकिया को चिपकने से बचाने के लिए ये सी शेप की कार्टिलेज की पट्टियां पूरे ट्रैकिया में पाई जाती हैं। तो ये हो गया हमारा ट्रैकिया। इसके बाद हम बात करते हैं श्वसनी। श्वसनी को कहते हैं हम ब्रोंकाई। ब्रोंकाई, ठीक है। ब्रोंकाई क्या होती है, ब्रोंकाई समझ लेते हैं आप। ट्रैकिया के बाद, अब ट्रैकिया मतलब एक पाइप, अब फेफड़े कितने, दो। अब एक पाइप फेफड़े दो, कैसे हवा पहुंचेगी? ऐसा तो होगा नहीं पहले एक फेफड़ों को दे दे फिर दूसरे फेफड़ों को दे दे फिर पहले को फिर दूसरे को, ऐसे वायु नहीं पहुंचानी होती। लेकिन दोनों फेफड़े हैं तो क्या करते हैं कि जब दो जगह घर हो तो दोनों घरों के लिए, अलग अलग घरों के लिए रास्ते भी दो ही होते हैं। इसी तरह से क्या करते हैं कि ट्रैकिया खुद ही आगे चलकर दो भागों में बट जाता है और दोनों फेफड़ों के लिए हवा आधी आधी हो जाती है। जहां से ट्रैकिया दो भागों में बटा होता है, उसी दो भागों को, ट्रैकिया के ही दो भाग होते हैं, उसी दो भागों के पाइप को हम श्वसनिका कहते हैं, जिसको हम कहते हैं ब्रोंकाई। ये हो गई हमारी ब्रोंकाई, यहाँ से यहाँ तक, यानी दो भागों में जो बटी है उसी को कहते हैं हम ब्रोंकाई। अब ब्रोंकाई के आगे हो गया हमारा ब्रोंक्यूल्स, श्वसनिकाएं। ब्रोंक्यूल्स, इनको हम कहते हैं श्वसनिकाएं। अब ब्रोंक्यूल्स क्या होती है, जैसे मान लो कि अब इसके अंदर ब्रोंकाई चली गई, फेफड़े के अंदर वायु पहुंचाने के लिए फेफड़े के अंदर ब्रोंकाई चली गई। अब क्या होगा, अब फेफड़े के अंदर एक हिस्से में तो वायु पहुंचानी नहीं, सभी भागों में पहुंचानी है। अब सभी भागों में भी बटना पड़ेगा अलग अलग। तो जैसे हम पेड़ देखते हैं कि पेड़ का एक तना होता है, लेकिन अगर हम नीचे उसकी जड़ों को देखें तो पूरे में जड़ें फैली रहती है। वो भी कैसी, एक में से एक निकली, दूसरे में से उसमें से भी चार निकली, चार में से 25 निकली, ऐसी छोटी छोटी पतली पतली जड़ें निकली रहती हैं। उसी तरह से बिल्कुल सेम, जैसे फोटो में दिख रहा है आपको, चित्र में दिख रहा होगा, एक ब्रोंकाई अंदर आई और कितनी छोटी छोटी पतली पतली नलिकाओं में बट गई। इन्हीं पतली पतली नलिकाओं को कहते हैं हम ब्रोंक्यूल्स। ज्यादातर जो जुकाम खांसी या कुछ ऐसे वायरस होते हैं, जो बड़ी बीमारी होती है, जो जुकाम खांसी या ज्यादा सांस लेने के लिए रोक देती हैं, उन्हीं बीमारियों में क्या होता है कि ब्रोंक्यूल्स ही प्रभावित होती है सबसे ज्यादा।
ब्रोंक्यूल्स जो छोटी छोटी पतली पतली नलिकाएं होती हैं, ये बिल्कुल अंतिम भाग में जाती हैं। अब क्या आता है इसके बाद हम पढ़ते हैं एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई, इससे पहले हमने समझा ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल जो कौन कौन से छोटी छोटी नलिकाएं। अब ये जो छोटी छोटी नलिकाएं अंत में जाकर इन्हीं छोटी छोटी नलिकाओं से कुछ गुच्छ में गोल गोल अंगूर की जैसी संरचना पाई जाती है। जैसे अंगूर का गुच्छा होता है, अंगूर के गुच्छे में आगे जाकर कितने सारे अंगूर लगे रहते हैं, बिल्कुल गुच्छ बन जाता है। बिल्कुल ऐसे इनमें भी गुच्छा बना हुआ है, तो उन्हीं को कहते हैं ब्रोंकाई। जैसे मान लो ऐसी। अब ऊपर से जो आई है नलिका, उनको क्या कहेंगे अपन? उनको क्या कहेंगे? ब्रोंक्यूल्स। ये जो नलिका आई है पतली पतली नलिका, वो क्या है? ब्रोंक्यूल्स। और आगे जाकर ये क्या बना? अंगूर के जैसा एक संरचना होगी, जो कि वायु कोष्ठक जिनको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं वायु कोश या कूपिका। कूपिका कहते हैं हिंदी में, या वायु कोष्ठक कहते हैं। हवा जो आती है वो इन्हीं कोष्ठकों में जाके ठहरती है। मान लो हमने सांस ली, सांस अंदर आएगी तो कहाँ से आएगी? रसनी, फेरिंक्स, लेरिंक्स, ट्रेकिया, और उसके बाद ब्रोंकाई, उसके बाद छोटी छोटी नलिका ब्रोंक्यूल्स, और ब्रोंक्यूल्स जाकर सीधी एल्वियोलाई में। अब एल्वियोलाई में क्या होता है? एल्वियोलाई में जो होता है, जैसे ये चित्र में आपको लाल से और नीली से भी संरचना दिख रही है, तो ये क्या होगी, इनको भी समझ लेते हैं। चलो एक एग्जांपल के तरीके समझ लेते हैं। जैसे कि मान लो हमारे हाथ में एक बल्ब है, गरम है, चलो एक बल्ब है, एक बल्ब के जैसे ये गोल होती है एल्वियोलाई, गोल होती है। अब मान लो कि ये एल्वियोलाई है, जो वायु आएगी वो इसी वायु में, इसी एल्वियोलाई में ठहरेगी। अब क्या होगा? अब हमारे शरीर में जो रक्त है, वो रक्त ऑक्सीजन को लेकर जाता है। अब ये जो आपको लाल लाल दिख रही है, ये धमनी है। कौन सी धमनी? फुफ्फुस धमनी, या कहें पल्मोनरी धमनी। तो फुफ्फुस धमनी जो आती है वो फेफड़े में आती है, क्यों? ऑक्सीजन को लेने के लिए। तो फुफ्फुस धमनी जो होती है वो भी आगे जाकर इसी ऐसी पतली पतली, ये क्या कहते हैं इसको, केशिकाएं की जैसी पतली पतली कोशिकाओं में, पतली पतली नलियों में बढ़ जाती है। अब जैसे मान लो हमारा हाथ है, तो ये मान लो एक धमनी है, और आगे चल के ये छोटी छोटी धमनिकाओं में बढ़ गई। इन्हीं धमनिकाओं कहते हैं हम केशिकाएं या कैपिलरी। अब ये मान लो कि ये एल्वियोलाई है, अब ये जो धमनी आई है, अब ये धमनी मान लो कि इस तरह से आई और इस तरह से इसको जकड़ लिया एल्वियोलाई को, तो ये धमनियां की कैपिलरीज एल्वियोलाई को इस तरह से जकड़ लेती है। अब क्या करती है? कार्बन डाइऑक्साइड को जो लाती है, तो ये कैपिलरीज कार्बन डाइऑक्साइड को इसमें छोड़ देती हैं, और यही आगे चल के फिर जैसे मान लो इस तरह से पकड़ लें, तो आगे चल के फिर ये केशिकाएं ऑक्सीजन को उठा लेती हैं, और ये फिर सिरा में बदल जाती है, जिसको फुफ्फुस सिरा कहते हैं। और ऑक्सीजन को लेकर के यहाँ से ऑक्सीजन को लेकर के फिर आगे चली जाती है। यहाँ से ऑक्सीजन को लिया और इसमें CO2 को छोड़ दिया। तो इसी तरह से जैसे हमने एक एग्जांपल के तरीके समझा कि ये हाथ मान लो हमारा धमनी का है, जो कार्बन डाइऑक्साइड लेके आया, और ये एल्वियोलाई है, और ये इसको जकड़े रहती है, क्योंकि इसमें कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना है और इससे ऑक्सीजन को लेना है। तो आगे जाकर ये सिराओं का भी गुच्छ बनाती है, जिनको कैपिलरी गुच्छ कहते हैं। ये कैपिलरी फिर से ऑक्सीजन उठाती हैं, और आगे चल के फिर ये जो सिराएं हैं नीली वाली, ये सिराएं फिर ऑक्सीजन वाले रक्त को बाहर ले आती है। चलिए, इस तरह से ये एल्वियोलाई पाई जाती है, और इसमें कई कैपिलरीज इसके ऊपर चढ़ी होंगी, जो कि ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के आदान प्रदान का काम करती हैं। ये हम आगे चल के श्वसन की प्रक्रिया में समझेंगे। ये हो गई एल्वियोलाई। अब एल्वियोलाई कितनी होती है, तो हम इसके बाद हम चर्चा करेंगे फेफड़े में। तो पहले तो हम समझते हैं फेफड़ा। हम जानते हैं कि फेफड़ा मानव की श्वसन अंग का बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है, ठीक है। अब बात करते हैं फेफड़े की पूरी संरचना के बारे में, ठीक है। तो अब फेफड़ा जो होता है वो कैसा होता है, इसका रंग कैसा होता है? रंग इसका गुलाबी होता है, हल्का गुलाबी, ठीक है। एक जोड़ा फेफड़ा होते हैं, यानी 2 संख्या होती है फेफड़ों की, ठीक है। इसके बाद इसका जो आवरण होता है, आवरण को कहते हैं प्लूरा मेम्ब्रेन। प्लूरा मेम्ब्रेन। इसके आसपास जो आवरण फेफड़े के आप ऊपर एक पन्नी टाइप की जिसको आवरण कहते हैं, वो भी चढ़ी रहती है, जिसको हम प्लूरा मेम्ब्रेन कहते हैं। अब देखो, दायां फेफड़ा और बायां फेफड़ा, 2 फेफड़े होते हैं हमारे पास। अब बायां जो फेफड़ा होता है वो थोड़ा छोटा होता है, जैसे कि
बायां और दाएं। ठीक है, तो बायां जो फेफड़ा होता है वो कैसा होता है, छोटा। अब ये छोटा क्यों होता है, तो बाएं फेफड़े के पास में एक मेडियास्टेनम भाग होता है, वहां पर हृदय पाया जाता है, और हृदय की वजह से ये छोटा होता है। मान लीजिए कहीं पे अगर दो लोगों की रहने के लिए जगह है, तो अगर उसके साथ तीसरा भी आ जाए तो क्या होगा, उन दो लोगों को तो एडजस्ट करना पड़ेगा ना। अब मान लो कि हमने कह दिया कि दाएं वाला हमें एडजस्ट नहीं कर रहे, तो बाएं वाले को एडजस्ट करना पड़ेगा। बाएं वाले को एडजस्ट करना पड़ेगा तो उसको अपने आप को सीमित जगह में सुरक्षित करना पड़ेगा, इसीलिए वो छोटा हो गया है बायां फेफड़ा। अब बायां फेफड़ा छोटा हो गया, इसीलिए उसमें कितने, 2 कक्ष, और दाएं फेफड़े में 3 कक्ष कक्ष होते हैं। तो बाएं फेफड़ा जब छोटा है तो उसमें 2 कक्ष, दाएं फेफड़ा बड़ा है तो उसमें 3 कक्ष पाए जाते हैं। अब बात करें एल्वुलाई की, तो इसमें एल्वुलाई जो है अभी हमने जो एल्वुलाई पढ़ी है, ये छोटी छोटी ऊतकाएं, उनकी संख्या तो दोनों फेफड़ों में बराबर होती है, नहीं होती। क्यों, अब ये तो एक फेफड़े में भी होती है, दूसरे फेफड़े में भी होती है, काम दोनों का बराबर होता है, लेकिन दोनों की मिला के लगभग 30 करोड़ एल्वुलाई पाई जाती है। 30 करोड़ एल्वुलाई पाई जाती है दोनों फेफड़ों में। तो ये हो गई हमारी फेफड़ों की संरचना। एक बार रिपीट कर देते हैं, तो नसिका, उसके बाद फेरिंग्स, उसके बाद एपिग्लोटिस या कहें जो हम गेट पढ़ते हैं, उसके बाद कंठ जिसको लैरिंक्स कहते हैं, उसके बाद ट्रैकिया, उसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स, एल्वुलाई और पूरा फेफड़ा। इस तरह से हमने पूरे मुख्य अंगों को पढ़ लिया। उसके बाद हम पढ़ते हैं डायफ्राम। अब डायफ्राम कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। अब ये डायफ्राम क्या होता है, हमारे पेट में पाचन तंत्र है, छाती में या कहें वक्ष गुहा में श्वसन तंत्र है। तो छाती या वक्ष गुहा, तो श्वसन तंत्र और पाचन तंत्र दोनों के बीच में या कहें कि दोनों को अलग करने का काम डायफ्राम का होता है। डायफ्राम ही है जो श्वसन क्रिया को सहायक करता है, श्वसन क्रिया में मदद करता है। क्योंकि कभी हमें सांस लेनी होती है, कभी छोड़नी होती है, तो कब छोड़नी होती है तो अंदर के प्रेशर को ज्यादा बनाना पड़ता है। अंदर के प्रेशर को ज्यादा कौन बनाता है, डायफ्राम। ये हम पूरी प्रक्रिया में, श्वसन की प्रक्रिया में, आंतरिक श्वसन बाह्य श्वसन में पढ़ेंगे। तो ये हो गया डायफ्राम। उसके बाद आती अंतरपार्श्व पेशियां। अंतरपार्श्व पेशियां जो होती हैं वो छाती में होती हैं। जैसे छाती में इधर से भी पसलियां आई होती हैं, इधर से भी पसलियां आई होती, दोनों तरफ से पसलियां आए, लेकिन पसली ऐसी तो नहीं है कि चिपकी है, बिल्कुल नहीं, उनके बीच में थोड़ी थोड़ी जगह है। अब थोड़ी थोड़ी जगह है तो वो भी खाली नहीं है, उसके बीच में भी कुछ है, तो उसके बीच में, उन पसलियों के बीच में भी थोड़ा थोड़ा मांस भरा हुआ, उन्हीं मांसपेशियों को कहते हैं अंतरपार्श्व पेशियां। जब हम सांस लेते हैं तो हमारी छाती फूल जाती है, और छाती फूल जाती है तो वो अंतरपार्श्व पेशियां जो है वो तन जाती हैं, खिंच जाती हैं, बाहर की ओर आ जाती है। और सांस जब छोड़ते हैं तो छाती अंदर को हो जाती है, क्योंकि फेफड़े खाली हो जाते हैं, जगह आराम से पर्याप्त रहती है, तो छाती अंदर को हो जाती है, और वही तनी हुई अंतरपार्श्व पेशियां फिर से सिकुड़ जाती हैं। और ये 2 तरह की होती हैं, इस तरह से पेशियां, कुछ ऐसी कुछ ऐसी, आड़ी भी और खड़ी में भी 2 तरह की अंतरपार्श्व पेशियां होती हैं। कौन सी प्रक्रिया किस काम में आती है हम अगली वीडियो में समझेंगे, काफी वीडियो लंबी हो चुकी है। अब आज की वीडियो में हमने सभी अंगों को पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे पूरी श्वसन की प्रक्रिया।